गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 विषय विज्ञान कक्षा 10 का पढ़ेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में अपना उत्सर्जन जो बचा है ना, उत्सर्जन वाला पाठ पढ़ते हैं। तो उत्सर्जन के बाद इसके जितने भी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनको आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम उत्सर्जन की बात करते हैं। तो देखिए, कोई सी भी जीव है, कोई सा भी जीव, जैसे जीव प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में जनित जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, यानी कि विषैले पदार्थ, गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं, उसी प्रकार अगर जीव जंतु हैं तो जीव जंतुओं के अंदर अगर जो वर्ज्य पदार्थ बनते हैं उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो अपन सीधा बोलते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन करना उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि उत्सर्जन मानव में दोनों तरीके से होता है। एक तो वर्ज्य पदार्थों के लिए अब सभी लोग समझते हैं कि किस प्रकार उत्सर्जन होगा। तो सबसे पहले मानव में हम उत्सर्जन की बात करेंगे तो वो करेंगे अपन यूरिन के निर्माण के उत्सर्जन की, कि यूरिन का निर्माण कैसे होता है, वो यूरिन का उत्सर्जन कैसे होता है, यानी कि मूत्र का निर्माण और उसके निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है ना, उसमें वृक्क के दो जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि किडनी जो होती है ना, वृक्क, इनके दो जोड़े में ही ये रहते हैं। सभी में दो दो किडनियाँ यानी कि वृक्क होते हैं ये, लेकिन एक दूसरे के समांतर नहीं होते, एक थोड़े तिरछे ऊपर नीचे होते हैं। अब एक इन शरीर के अंदर आप एक जो दोनों वृक्क जो उदर की रीढ़ हड्डी के दोनों ओर, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थिर होते हैं उदर में ही, ठीक है ना। वृक्क में जो यूरिन बनने की क्रिया है वो यूरिनरी के द्वारा यूरिन एक उस थैली में जाके चली जाती है जहाँ पर यह एकत्रित होता है और इसके लिए मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक यूरिन बनता कैसे है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको निकाला कैसे जाता है। तो देखिए, सबसे पहले कि यूरिन बनने का उद्देश्य जो रुधिर में वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको छान करके बाहर निकालना होता है। तो जो फुफ्फुस होते हैं, जो फेफड़े में CO2 जो होती है रुधिर में घुली हुई, उनको अलग कर देती है। जो अपनी जो फुफ्फुस है, फेफड़े, इनको अलग कर देते हैं। फिर इसके बाद जबकि जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं उनमें यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, रुधिर में से अलग कर लिए जाते हैं, अम्ल और रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं वृक्क के द्वारा। तो वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक और फुफ्फुस की तरह बहुत सी पतली पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिस प्रकार आपकी बुक्स में चित्र 6.14 पे दिया है। तो उसमें अपन बोलते हैं इसमें बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं का वृक्क की धमनियाँ होती हैं, बहुत बारीक बारीक गुच्छा होता है। इसकी संरचना एक प्याले की तरह होती है, बुक में ही देख लेना। तो वृक्क में प्रत्येक जो कोशिका कुछ होता है ना, एक नलका के रूप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यहाँ पर जो छना हुआ यूरिन होता है वो पूरा एकत्रित कर लिया जाता है। अब प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंद एकक होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। तो प्रारंभिक निस्यंदन की क्रिया जब होती है तो इसमें जैसे उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ, अमीनो अम्ल हुआ, कुछ लवण हुए, या प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। तो इसके लिए दोबारा से पूरी क्रिया होती है, तो पुनः अपशोषण की क्रिया होती है। तो इनमें से इन पदार्थों को अलग कर लिया जाता है, उपयोगी पदार्थों को अपशोषित करके दोबारा से यही प्रक्रिया उसी जरिए दोबारा से होती है। तो इसके द्वारा जो गाढ़ा पदार्थ बचता है वही यूरिन होता है, और इसके लिए अपन बाहर निकाल देते हैं। यह क्रिया भी तब तक चलती रहती है जब तक यहाँ पर जो दाब है ना, दाब के द्वारा ही संचालित होती है, यानी कि ये तंत्र के द्वारा प्रभावित होती है। तंत्र के द्वारा ये जब तक खुला रहता है द्वार इसका, जब तक कि पूरा यूरिन बाहर न निकल जाए। इस प्रकार हमारे जो शरीर में उत्सर्जन होता है, यूरिन के बनने की क्रिया, वो बाहर हो जाती है। अब इसके बाद आपकी जो बुक्स है, बुक्स में जो पेज नंबर 124 पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं
उन क्वेश्चन आंसरों को देखिए। सबसे पहले लिखा है वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना, तो आपने नेफ्रॉन की संरचना देख ली है, आपकी बुक में जो चित्र दिया है उसके द्वारा आप इसको कर सकते हैं। जबकि दूसरा क्वेश्चन दिया है कि उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन किन विधियों का उपयोग करता है। तो जो उत्सर्जी पदार्थ हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए पादप किन किन विधियों का उपयोग करता है। तो पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित कर लिए जाते हैं। अब जब कोशिका रिक्तिका में संचित कर लिए जाते हैं तो एक गोंद के रूप में व रेजिन के रूप में पुराने जाइलम से संचित हो जाते हैं, पुराने जाइलम से संचित हो जाते हैं, अथवा गिरती पत्तियों द्वारा दूर कर दिए जाते हैं। अब ये अपने पास की जो मृदा है उसमें उत्सर्जित कर देते हैं। इस प्रकार जो अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पादप इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यूरिन बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो आप सीधी सी बात बोल सकते हैं, जो यूरिन यानी कि मूत्र बनने की मात्रा का जो नियमन उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा एवं उत्सर्जन हेतु प्राप्त विलेय की जो वज्र मात्रा होती है यानी कि खराब मात्रा होती है उस पर ही निर्भर करता है। इसके बाद जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं ये वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहले आपके में लिखा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो वृक्क है जो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, क्योंकि वृक्क में हमेशा सभी पदार्थों का उत्सर्जन ही होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल के वहन के लिए, मतलब जल का ही वहन होता है जाइलम के द्वारा, जबकि फिलियम के द्वारा क्या होता है, भोजन का वहन होता है। अगला जो पॉइंट है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसलिए आपका जो तीसरा वाला बहुविकल्पी उत्तर है उसका जो उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। अब जो चौथा जो आपका बहुविकल्पी उत्तर है उसमें लिखा है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए अपन पढ़ चुके हैं ये क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो अपन बोल देंगे ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। अब आपकी बुक्स में अगला क्वेश्चन जो दिया है वो हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये प्रक्रम कहाँ होता है, इसकी जानकारी। तो देखो हमारे शरीर में जो वसा का जो पाचन होता है ना, जो हमारे आमाशय में जो आंत होती है क्षुद्रांत वाला भाग, इस क्षुद्रांत भाग के ऊपरी भाग में जो घृणी बोलते हैं जिसको में होता है, जहाँ पित्ताशय से जो पित्तरस निकलता है, जो पित्तरस जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो पित्त नली द्वारा भोजन में मिलता जाता है, जिसके माध्यम से भोजन कैसा हो जाता है, भोजन के माध्यम को ये क्षारीय बना देता है, जिससे अग्नाशय जो हमारा अग्नाशय है, आमाशय में जो आप चित्र के द्वारा देखेंगे उसमें एक नली टाइप की है उसको अग्नाशय बोलते हैं। तो इसमें अग्नाशय से जो प्राप्त जो पाचक रस हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे पित्त रस और वसा को इमल्सिफाई कर देते हैं, उसको फेंट देते हैं, तथा अग्नाशय से प्राप्त जो लाइपेज एंजाइम है इमल्सिफाइड वसा का पाचन वसीय अम्लों में कर देता है। इस प्रकार वसा का जो पाचन है वो हमारे शरीर में क्षुद्रांत के ऊपरी भाग में ही हो जाता है। अब इसके बाद है कि भोजन के नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक का छठवां के भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन में लार की क्या भूमिका है, इसके लिए देखो मुंह में स्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं, मुंह में स्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं, इनसे जब भोजन को चबाते हैं तो ये इसको भोजन को चबा करके यहाँ पे इसको लसलसा या चिपचिपा कर देती हैं, जिससे भोजन जो है ना भोज आहार नली में आसानी से नीचे को उतर सके। जिससे यह इस अधिक महत्वपूर्ण इसलिए कि क्योंकि लार में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं एमाइलेज मंड जटिल अणुओं को, जो शर्करा के अणुओं को है ना, जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। इस तरह हमारी जो लार है ना भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, इसके
उपोत्पाद यानी कि उत्पाद क्या क्या हैं, तो हम सह उत्पाद कौन कौन से हैं। तो देखो स्वापोषी पोषण जो है ना वो निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। स्वापोषी पोषण केवल पेड़ पौधे ही बना पाते हैं और स्वापोषी पोषण वही करते हैं, तो इसलिए इनके लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, नंबर 2 जल की उपलब्धता की ज़रूरत है, नंबर 3 सौर की ऊर्जा की आवश्यकता उपलब्ध है और क्लोरोफिल भी आवश्यक है। ये इनकी कच्ची सामग्री कहलाती हैं, इनकी आवश्यक परिस्थितियाँ स्वापोषी पोषण के लिए। फिर जबकि इनसे बनने वाले जो उत्पाद हैं वो कौन से उत्पाद होते हैं हमारे लिए, ये साथ में जब भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस देते हैं, इसलिए अपन ने बोल दिया कि ऑक्सीजन, और नंबर 2 ग्लूकोज। अब आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वापोषी पोषण वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन से आप क्या समझते हैं। तो देखो वायवीय श्वसन मतलब अपन को याद रखना ऑक्सी श्वसन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया कहाँ होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जो यह क्रिया है ना ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपचयन कर देती है। ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपचयन होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपचयन नहीं होता है, यानी कि अपन बोल सकते हैं उपचयन होता है। इस क्रिया में जो बनने वाले पदार्थ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल हैं, और जबकि अनॉक्सी श्वसन की क्रिया में बनने वाले पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल होते हैं। ऑक्सी श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा विमोचित होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। इस प्रकार आपके 4 पॉइंट है। आपके जो क्वेश्चन आंसर और बचे हैं जो क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जब तक के लिए आपके लिए कोई समस्या हो तो आप विद्यालय में आकर के संपर्क कर लें और अपनी फेयर वर्क कंप्लीट करते जाएं। थैंक यू।